हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम BA सेकेंड ईयर की कक्षा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम रीतिकालीन कवियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से रीति मुक्त कवियों की विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और इस रीतिकाल में 3 धाराएं प्रचलित हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 धाराओं में जो कवि जिन्होंने काव्य दशा लिखे थे, कविता से एक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों की जिन्होंने अभिव्यक्ति की है, उनसे संबंधित रचना की है, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। जिन्होंने उन सिद्धांतों का नियम निर्धारण तो नहीं किया, लेकिन उन सिद्धांतों का अनुसरण किया, वो रीतिसिद्ध कवि कहलाए। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण अपनी मनोदशा को वर्णन किया, अपनी आजादी के अनुसार अपने मन भाव को व्यक्त किया, ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। और आज का हमारा टॉपिक है रीति मुक्त कवि की विशेषता। देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता। तो देखिए, सबसे पहले हमें रीति मुक्त को अच्छे प्रकार से समझना है कि रीति मुक्त धारा क्या है। दो शब्द है, रीति प्लस मुक्त। रीति का मतलब नियम, सिद्धांत, और मुक्त है आचार, कि जिन्होंने किसी भी प्रकार के काव्य लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा थी, सिद्धांत थे, उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी परंपरा का पालन नहीं किया, बल्कि अपनी मन की अभिव्यक्ति को पेश किया, ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। और रीति मुक्त कवियों में प्रमुख रूप से कवि कौन रहे हैं? ये कवि धर्मानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त है। इन कवियों में सबसे जो प्रमुख कवि है वो ये कवि है। अब इस कवियों की रचनाओं की या रीति मुक्त जो कवि हैं, उन सभी कवियों की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहले वो है स्वच्छंद व अकृत्रिम प्रेम का चित्र। जो रीति मुक्त कवि थे, उन रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद व अकृत्रिम प्रेम का चित्रण किया है। हालांकि रीतिकाल प्रमुख रूप से श्रृंगार काल है, क्योंकि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और श्रृंगार काल में श्रृंगार का वर्णन तो प्रमुख रूप से होना ही है, तो रीतिबद्ध कवियों ने भी श्रृंगार का वर्णन किया है, रीति सिद्ध कवियों ने किया है, और रीति मुक्त कवियों ने भी श्रृंगार प्रेम का सभी का चित्रण किया है। लेकिन जो रीति मुक्त कवि है, उन रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद का अकृत्रिम प्रेम का चित्रण किया है। जबकि रीति सिद्ध कवि के जैसे बिहारी है, बिहारी को अगर हम देखते हैं, उनके प्रेम के चित्रण में उनकी रचनाओं का चित्रण तो है, लेकिन उसमें कृत्रिमता झलक जाती है, बनावटीपन झलक जाता है। ग्रह वर्णों को पढ़िए
बढ़िया बिहारी जी का, उसमें इतनी मनोदशा जिसको उछल कूद नजर आती है कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बहन में दुखी नहीं है बल्कि उछल कूद मचा रहा है। तो देखिए स्वच्छंद अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। तो रीतिकाल में जो रीति मुक्त जो कवि है उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया है। किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है, दबाव नहीं है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। जो अपने मन की भावना है, मन की आत्मिक अनुभूति है, आत्मिक पीड़ा है, आत्मिक विचार है, उसको ही उन्होंने अपनी रचनाओं में पेश किया। ऐसे सबसे पहले विशेषता रीति काव्य की है। अब जब देखोगे गहनंद की रचनाओं को पढ़ोगे, गहनंद के अलावा गोदा है, आलम ठाकुर या अन्य की कोई रीति मुक्त कवि है, उसकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी बनावटीपन या सिद्धांत के अनुसार जैसे परंपरा होती है कि गृह वर्णन में दुखी होना दिखाया जाता है, ग्रह किसी नायिका के या नायक के ग्रह में पेड़ पौधे सूख रहे हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं, नदियां सूखी सी नजर आ रही है, आग से जल रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है मन की अनुभूति है वही सामने है। तो स्वच्छंदता और अकृत्रिमता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता है। और अगर हम दूसरी देखें तो उसमें है ग्रह वर्णन। रीति की जो काव्यधारा है उसकी पहली विशेषता अकृत्रिमता है, लेकिन दूसरी विशेषता क्या है? ग्रह वर्णन। रीतिमुक्त जो कवि है उनकी रचना सबसे अधिक ग्रह वर्णन को आधार बनाकर लिखी गई है, क्योंकि इन्होंने वास्तविकता में प्रेम किया। ये रीतिमुक्त कौन था? जिसने स्वयं ने प्रेम किया, स्वयं ने उस परिस्थिति को भोगा, उस परिस्थिति के अनुसार खुद ने अपने जो जीवन जिया उसका वर्णन इसलिए। और उनके ग्रह में प्रेम जहाँ होता है वहाँ ग्रह अवश्य होता है, क्योंकि श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार का विषय जब संयोग पक्ष होता है साथ में वियोग पक्ष अवश्य होता है, आवश्यक रूप से आता है। तो इनकी जो प्रेम था, इनकी जो रचनाओं में प्रेम का चित्रण है, उन चित्रण में ग्रह वर्णन इन्होंने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। तो देखिए कि रीति जो कवि है उनकी रचनाओं में ग्रह को प्रमुख रूप से नजर आ रहा है। हर कोई कवि को पढ़िए, इसी रचना को देखेंगे हम तो उसमें ग्रह वर्णन आवश्यक रूप से आता है। संयोग का वर्णन कम है, संयोग का वर्णन बहुत कम है, लेकिन ग्रह का वर्णन, बिछुड़ने का वर्णन उनकी रचनाओं में जाता है। तीसरी विशेषता है स्वानुभूति का चित्रण। स्वानुभूति अनुभूति कि जो कवि ने खुद ने अनुभूत किया था, खुद ने जो महसूस किया था, अपने मन में जो भाव है उस रचना को, उस भाव को जब साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो स्व अनुभूति है। और रीतिमुक्त जो कवि थे, क्योंकि उनको अपने मन का भाव पेश करना था, मन की अभिव्यक्ति देनी थी, अपने जो प्रिय है उससे बिछुड़ने का या मिलने की जो खुशी है, दुख है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी आत्मिक पीड़ा है या आत्मिक खुशी है या वेदना, जो कुछ भी है उसको उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के रूप में, भावों के रूप में पेश कर अपने काव्य का सर्जन किया। इस कारण रीतिमुक्त जितने भी काव्य ग्रंथ है या रीतिमुक्त कवियों की जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में स्वानुभूति का चित्रण बहुत ज्यादा किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त जितने भी कवि हुए उन, हालांकि रीति सिद्ध कवियों में भी, रीतिबद्ध कवियों में प्रकृति का चित्रण किया गया है, लेकिन प्रकृति का चित्रण रीतिमुक्त कवियों ने किया है। और उनके साथ जिस प्रकार से प्रकृति चित्रण रीतिमुक्त कवियों ने किया है, हालांकि इनका वर्णन रीति सिद्ध और रीतिबद्ध और रीति सिद्धों के अनुसार ही था। इसमें कोई विशेष ज्यादा परिवर्तन नहीं था, क्योंकि प्रकृति का चित्रण स्वाभाविक होता है और जैसे प्रकृति की
बुद्धि प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं, उसको अपनी रचनाओं में पेश करते हैं। तो इन्होंने भी रीतिबद्ध और रीति सिद्धों की तरह ही प्रकृति का चित्रण पेश किया। अच्छा, ये रही हमारे प्रमुख चार विशेषता। हालांकि विशेषता बहुत सारी और भी है, लेकिन प्रमुख रूप से जो रीति सिद्ध से और रीतिबद्ध से जो अलग करती है वो चार विशेषताएं है। अब हम देखते हैं रीति सिद्ध करनी। रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि वो कवि थे जिन्होंने काव्य लक्षण सिद्धांतों का अनुसरण किया, उनकी परंपराओं का पालन किया। ध्यान रखिए, दूसरे है रीति मुक्त कवि पर जो बड़े हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, सबसे पहला अंतर तो है पहला अंतर है भावात्मक या भाव। कि भावात्मक रूप में अगर संक्षेप में पढ़ना है तो हमें केवल रीतिकाल की रीति कवि की विशेषता समझनी थी। ये केवल संक्षिप्त अंतर है। तो देखिए, भावात्मक अंतर है भाव पक्ष की दृष्टि से अंतर कि रीति जो सिद्ध कवि थे उनका उद्देश्य चमत्कार प्रदर्शन था, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी पेश करना था। इनका उद्देश्य रचना करना था, इनका उद्देश्य रचना करना था, इनके लिए मन के अभिव्यक्ति को पेश करना था और इनके मुक्त कवियों का उद्देश्य भी मन के अभिव्यक्ति को पेश करना था। लेकिन इनका भाव थोड़ा निष्ठुर रहा था, दिखावटी बन जाता रहा था, उसमें कृत्रिमता, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कृत्रिमता नजर आती है। ये जो रीति सिद्ध कवि थे उनकी रचनाओं में कृत्रिमता नजर आती है और रीति मुक्त कवियों में स्वाभाविकता नजर आती है। जो मन की अभिव्यक्ति थी वो यहाँ ज्यादा नजर आती है और यहाँ दिखावटी नजर आती है। इसी प्रकार से दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष की दृष्टि से भी यहां स्वाभाविकता है। बिल्कुल जो जैसा भाव है, भाव को पेश करने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई कलाकारी या अलंकार प्रियता या छंद प्रियता उन्होंने नहीं दिखाई है। जैसा भाव है वैसा उन्होंने शब्दों के माध्यम से पेश किया। जबकि रीति सिद्ध कवियों की विशेषता क्या रही है कि अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए छोटी छोटी भावों में बड़े बड़े अलंकार। हालांकि बिहारी को हम देखते हैं, बिहारी ने एक दोहे में गागर में सागर भर दिया है। गागर में बिहार के बारे में कहते हैं कि सबसे आपके दोहरे जो नावल के पीर देखने में छोटे लगे घाव करेगा मुक्ति। उन्होंने छोटे छोटे दोहों में बड़े बड़े भावों को समाहित कर दिया है। वो बिहारी की साहित्य की विशेषता है। लेकिन जहाँ हमें स्वाभाविकता देखनी है, सरल भाषा को समझना है, वहां हर कोई नहीं समझ सकता। बिहारी के एक दोहे में कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ को अगर एक दोहे को हमको पढ़ना पड़े, उसमें कई भाव निकाल सकते हैं, कई अलंकार को हमने उससे प्रयोग होता है। तो वहाँ स्वाभाविकता नहीं है, वहाँ कृत्रिमता अधिक होती है, वह कनिष्ठता है, लेकिन यहाँ सरलता है। ये एक साहित्य रचना की विशेषता है, ये और धन्यवाद।